क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। बच्चे चैप्टर का अगर आप नेम देखते हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको मिलता है। ये जो फर्स्ट पेज है आपके एनसीईआरटी बुक का, उसमें लिखा है चैप्टर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, और जो पूरे चैप्टर का नाम है वो है बेटा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया इन द पोस्ट ओल्ड वॉर एरा। ये कंप्लीट नेम था। लेटेस्ट जो सिलेबस अपडेशन किए गए हैं बाय द सीबीएसई, तो एक चैप्टर आपका डिडक्ट किया गया, चैप्टर नंबर 3 आपका डिडक्ट किया गया चैप्टर से, यूएस हेजेमनी वाला। तो उस चैप्टर को डिडक्ट करने से जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है उसमें वेरिएशन आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस दिस चैप्टर नंबर 4 इज़ नाउ चैप्टर नंबर 5 इज़ नाउ चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम भी चेंज किया गया है, पर सिलेबस में चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किए गए। एज इट इज़ हमें चैप्टर करना है, एंटायर चैप्टर सपोज टू बी कवर्ड। The new name or the changed name is South Asia and the Contemporary World. This is the first video of this chapter. In this video, we will study about the notes from page number 73 to 77. So here is the first page or the 73rd page of chapter number 4, South Asia and the Contemporary World. चैप्टर का नेम चेंज है, आपको बुक्स में यही नेम देखने को मिलेगा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, पर जो चैप्टर का जो कंटेंट है बेटा वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें आपको कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। हम लोग बेटा इस चैप्टर में पर्टिकुलरली साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे। साउथ एशिया एशियन कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट जो है, जिसमें आपके पास 8 नेशंस आते हैं मेजरली, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, द मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल। चाइना भी इस रीजन का पार्ट है, पर आप ये चीज़ याद कर लें कि चाइना इस साउथ एशिया का पार्ट है, सार्क का वो पार्ट नहीं है। सार्क का जो मेंबरशिप है चाइना ने नहीं लिया। रीज़न सिर्फ यही है बेटा बेसिकली कि जिस तरीके से वो इकोनॉमिकली डेवलप अकेला नेशन कर पा रहा है या बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर करता है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट शायद वो सार्क के साथ रहकर नहीं कर पाता या नहीं कर सकता, ऐसा उसको फील होता है। और देखा जाए प्रैक्टिकली तो सार्क का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसके साथ मर्ज होने से ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स चाइना को नहीं मिलने वाले थे, तो उसने अपने आप को सार्क से अलग करके ही रखा है हमेशा। एक चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग सार्क नेशंस की बात करते हैं, दैट कि वी हैव न्यूक्लियर पावर इन द रीजन, यानी कि हमारे पास जो सार्क के जो मेंबर नेशंस हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर पावर है। जैसे कि इंडिया ने 1974 में पोखरण टेस्ट किया स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम के साथ। उसके बाद पाकिस्तान ने 1998 में मई 28 1998 बलूचिस्तान में एक पोखरण, बलूचिस्तान में शगाई 1 के नाम, कोड 1 के नाम से एक टेस्ट किया गया, विच मेक्स इंडिया एंड पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्स का जो क्लब है। न्यूक्लियर पावर्स का क्लब का मतलब है कि वो नेशंस का ग्रुप जो कि न्यूक्लियर पावर ओन करते हैं इस पूरे सार्क रीजन में, तो इंडिया और पाकिस्तान की उस लिस्ट में है आफ्टर 1974 इन इंडिया एंड आफ्टर 1998 इन पाकिस्तान। हम लोग बेटा जब साउथ एशिया की बात करते हैं या सार्क की बात करते हैं ना, तो हमें ये देखने को मिलता है जिस तरीके से हम लोग जोग्राफिकली कनेक्टेड हैं, हमारा जोग्राफिकल कनेक्शन हमारे बीच में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। जैसे कि हमारे पास जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश के बीच में, थोड़ा बहुत अभी हमें नेपाल के साथ भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं, जैसे कि जो आपके इंडस रिवर का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके साथ बांग्लादेश के साथ जो हमारा रिवर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर
एथनिक स्टिफनेस हमें फेस करने को मिली है। इधर जो सिन्हालाज और तमिल्स के बीच में प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इंडिया के हिस्ट्री से या श्रीलंका का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उससे अफेक्टेड है। रिसोर्सेज का शेयरिंग है कि हमें म्यांमार से कुछ रिसोर्सेज मंगाने हैं तो बांग्लादेश बीच में इंटरफेयर करता है, बाकी नेशंस के साथ हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो विच मीन्स टू से कि नेशंस के आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि जब हम लोग पेंडिंग बॉर्डर इश्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया बांग्लादेश। वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश। एथनिक स्टिफनेस है, रिवर शेयरिंग या रिसोर्सेज की शेयरिंग, जैसे रिवर वाटर हो गया या बाकी कोई और रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उन सबको रिसोर्सेज को शेयर करने में भी डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज कौन कितना लेगा, इस पर प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बेटा हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली साउथ एशिया क्या है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं पर्टिकुलर नेशन में, किस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या भूटान में, मालदीव्स में, हम लोग वो इस वीडियो में स्टडी करेंगे। हम लोगों के पास बेटा जब नेक्स्ट साउथ एशिया की बात करते हैं फ्रॉम पेज नंबर 74, तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जो साउथ एशिया है इट इंक्लूड्स 8 नेशंस। हमने लिस्ट अभी लास्ट उस पर देखी है जहाँ पर हम लोग नेशंस की बात करते हैं, अफ़गानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट है, ठीक है। तो ये 8 मेंबर नेशंस का ये यूनियन है, ये हमें याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में नेशंस के नेम पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर भी पूछा गया है। तो साउथ एशिया में एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सार्क। सार्क की भी बेटा फुल फॉर्म आती है, कई बार आई है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 2007 में इसे सेटअप किया गया। हम जब सार्क की बात करते हैं ना बेटा तो रीजनल लेवल पर कुछ फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग जोग्राफिकली लोकेशन देखें तो हमारे पास हिमालयाज़ आते हैं, 3 साइड से हम लोग ओशन से या वाटर बॉडीज से एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, यानी कि हमें सी रूट से ट्रैवल करने में या सी रूट से ट्रेड करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट में तो हमें ये पता चलता है कि हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ हमारा जोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है। जैसे कि मैप में आपने देखा कि जो नेशंस हैं, जो सार्क के मेंबर नेशंस हैं, दे आर बहुत तो बेसिकली बेटा जो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है या फिर हम कहें जो हम लोग पास्ट से एक दूसरे के साथ कल्चरली सोशली कनेक्टेड रहे हैं, वो हमें जोग्राफिकल कनेक्टेडनेस से ज़्यादा इंस्पायर करता है आपस में गुड रिलेशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली नेचुरल इन सॉलिडरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हमारा जो कॉमन लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टिंक्टिवनेस देता है, एक अलग क्वालिटी देता है रिलेशंस को मेंटेन करने की, रिलेशंस को बनाने के लिए। किसके साथ? सार्क या फिर साउथ एशियन रीजन में जो नेशंस हैं उनके साथ। और फोर्थ पॉइंट बेटा हमें अगेन ये जस्टिफाई करता है दैट कि चाइना इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल कोऑपरेशन जो हमारे पास है सार्क, उसका वो मेंबर नहीं है। ये चीज़ बेटा आपने याद रखनी है हमेशा। कई बार बच्चे मानते हैं कि चाइना इस रीजन का पार्ट है तो वो सार्क का भी पार्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 5 को पढ़ने से पहले बेटा हमें ना एक टर्म को समझना है, वो है जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल बेसिकली है क्या? वो हमें ये कहता है कि आप जब भी किसी नेशन को स्टडी करते हैं या फिर वो हमें फोर्स करता है इस तरीके से कि जब भी आप किसी भी नेशन को स्टडी करते हैं तो आप उसका जोग्राफिकल लोकेशन और उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट
दोनों बेसिस पर हमें उसे स्टडी करना चाहिए। वो ये कहता है किसी भी नेशन में जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, कोई भी पॉलिटिकल रिलेशंस बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जोग्राफिकल लोकेशन, उसका फिज़िकल फीचर्स उसके डिसीजन मेकिंग पावर को अफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं मैप में नेपाल का लोकेशन देखती हूँ, या आप जब नेपाल को लोकेट करते हैं वर्ल्ड मैप में या फिर साउथ एशिया के मैप में, तो आपको पता चलता है कि वो एक लैंडलॉक नेशन है। वो चारों तरफ से या तो चाइना के साथ या फिर इंडिया के साथ कवर्ड है। उसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है पूरी की पूरी इंडिया और चाइना के साथ कनेक्ट करती है। और जब आप इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं कि नेपाल अपने पॉलिटिकल डिसीजंस लेने के लिए अपने जोग्राफिकल लोकेशन से हमेशा अफेक्ट होता है, या फिर उसे अपने जोग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखकर अपने पॉलिटिकल डिसीजंस को लेना पड़ता है। वो ना तो चाइना के साथ कुछ गलत रिलेशंस या फिर टैक्टिक्स या डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना सकता है, ना ही इंडिया के साथ वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेने के बारे में सोच सकता है कि उसके साथ वो फाइट करे या फिर आर्गूमेंट्स बना के रखे। तो नेपाल हैव टू मेक गुड रिलेशंस विद बोथ इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पर उसके जोग्राफिकल लोकेशन उसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो सार्क स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड कॉन्स्टिट्यूट्स वन जोग्राफिकल स्पेस, यानी कि जब भी आप सार्क की बात करते हैं तो डाइवर्सिटी के साथ साथ उसे अपने जियोपॉलिटिकल स्पेस को भी हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है। और जियोपॉलिटिकल स्पेस क्या है? एक जियोपॉलिटिकल स्पेस कनेक्टेड है विद द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल फीचर्स, यानी कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ कंट्री। और ये सब चीज़ें, उसके साइज़ कैसा है, उसका पोजीशन किस तरीके से है, यानी कि कितना जो नेशन है उसके पास कितना परसेंटेज ऑफ एरिया वो कवर कर रहा है, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 6 में बेटा हमें ये पता चलता है दैट कि सार्क की जब हम लोग बात करते हैं तो पॉलिटिकल लेवल पर या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नेशंस के पास इंडिविजुअली हर एक नेशन के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली हैं। जैसे कि श्रीलंका में और इंडिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सिंस इंडिपेंडेंस हम लोग डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोग भी हमेशा यही चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ही यहाँ पर मेंटेन रहे। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला है कि कभी वहाँ पर मिलिट्रिकल डोमिनेंस आता है, लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि या तो आप डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे कभी, या कभी मिलिट्रिकल डोमिनेंस आ जाएगा। तो दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक लंबे समय तक हमें देखना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो 2 में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। नेपाल के बारे में बेटा आपने प्रीवियस क्लासेस क्लास 9th और क्लास 10th में भी पढ़ा है दैट कि पहले नेपाल में मोनार्कीज गवर्निंग सिस्टम रहा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर उसके बाद एक स्ट्रगल रहा है डेमोक्रेसी मेंटेन करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेट करने का या कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और 2015 से दे आर सक्सेसफुली रनिंग अ डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भूटान के साथ बेटा हमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, ठीक है। 2008 से पहले मोनार्की रही, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक अच्छे तरीके से काम वहाँ पर कर रही है। मालदीव्स में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जो सल्तनत्स हैं उसका डोमिनेंस ख़त्म किया गया। इसके बाद 2008 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया है मालदीव्स में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की तरफ से नहीं आई, ये ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट या जो सल्तनत्स हैं उन्होंने ही ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में प्लानिंग की कि हम अपना डोमिनेंस ख़त्म करेंगे और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप करने का काम करेंगे। अफ़गानिस्तान में अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पर इस्लामिक रिपब्लिक है, वो सेकुलर नेशन नहीं है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस ज़्यादा चलता है और जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनके बारे में ज़्यादा कंसर्न नहीं लेती गवर्नमेंट। तो ये एक प्रॉब्लम अफ़गानिस्तान में देखने को हमें मिलती है। So according to point number 6, we will be able to understand that the different forms of government are practiced
इन दिस रीजन और इन दिस साउथ एशिया। तो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट रिलेशंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे कि बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं इन सभी नेशंस की बात करूं और मैं ये मान लूं कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को ही प्रैक्टिस किया जाता है, तो शायद रिलेशंस बनाने में उतनी प्रॉब्लम ना हो हमें, ठीक है, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सबका जो अप्रोच है, पाथ है, वो सबका कॉमन है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर आपका लोगों का अप्रोच अलग अलग है, मिलिट्रिकल डोमिनेंस अलग है, मोनार्क सिस्टम चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप लेकर आ रहे हो, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहा है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चला रहा है, या फिर कहीं पर तो आप सोवरेनिटी दिखाते हैं, कहीं पर आपके पास सोवरेनिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग आइडियोलॉजी या वेराइटी ऑफ आइडियोलॉजीज़ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने में साउथ एशिया में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं बेटा, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर एक 47 से लेके 56 तक 19 ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहकर या उनकी गाइडेंस में काम किया गया। इसके बाद अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को हमें यहाँ पर मिली, जैसे कि रिपब्लिक गवर्नमेंट आया, मिलिट्री रूल आया, फिर दोबारा से रिपब्लिक गवर्नमेंट आया, फिर मिलिट्री रूल है, फिर रिपब्लिक गवर्नमेंट है। तो ये सब चीज़ें हमें प्रूव करती है दैट कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट सेटअप नहीं हो पाई। तो बहुत मुश्किल से 2008-2012 के आसपास मिलिट्रिकल रूल को एंड किया गया, फिर उसे एंड करने के बारे में प्लानिंग की गई। और पाकिस्तान के अंदर बेटा एक डेमोक्रेसी भी सक्सेसफुली काम किया है लगभग 8-11 ईयर्स तक। तो वो जो गवर्नमेंट्स हैं बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें उससे ये पता चल रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पीरियड पे और नवाज़ शरीफ के टाइम पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स तक हमें एक प्योरली डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेस करने को मिली है, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रही हैं और एज अ प्राइम मिनिस्टर 2 टाइम पीरियड तक वो रूल करती हैं। इसके बाद नवाज़ शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के थ्रू या पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प लेते हुए 2013 से 17 तक, 1997 से 1999 तक और 1990 से लेके 1993 तक गवर्नमेंट को उन्होंने संभाला है। और 1999 से लेके 2002 तक मिलिट्रिकल कूप से उनको फिर से सफ़र करना पड़ा। नेपाल के बारे में बेटा ज़्यादा डिटेल में बुक में भी नहीं है, पर आपने इसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है तो आपको आपका प्रीवियस नॉलेज यूज़ करना पड़ सकता है अगर आंसर आपके पास आता है नेपाल के रिगार्डिंग। वैसे आज तक नहीं आया है ज़्यादा, बट वी नेवर नो कि वो किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो नेपाल में एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम द मिलिट्रिकल गवर्नमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू द डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सब चीज़ें बेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा पढ़ा, जब हमें ये पता चलता है कि वेस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट है, ईस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट है, और जो वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान का जो वॉर हुआ उसमें ईस्ट पाकिस्तान इंडिया की हेल्प लेकर बांग्लादेश क्राइसिस को जीत जाते हैं 1971 की वॉर को। और पहले जो सारी की सारी प्रॉब्लम पाकिस्तान में फेस की जा रही थी कि स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, तो सारी प्रॉब्लम्स आपके वेस्ट पाकिस्तान में और ईस्ट पाकिस्तान में कॉमनली चली। पर जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह सामने आता है, तब भी उसे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पर येस, हाँ, सक्सेसफुली आज के टाइम पीरियड में वो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटा साउथ एशियन नेशंस ने एक्सेप्ट किया है कि अगर आप सभी नेशंस या जो ये जो लिस्ट ऑफ नेशंस हैं, जब हम लोग बात करते हैं मेंबर नेशंस की, तो अगर आप एक आपस में एक गुड रिलेशनशिप चाहते हैं तो डेमोक्रेसी आपको अच्छा रिलेशन बनाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। और इसीलिए ज़्यादातर जो नेशंस हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट चाहते हैं और
विलिंगली चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। जैसे कि पाकिस्तान के लोगों का एक स्ट्रगल हमने देखा, नेपाल के लोगों का हमने एक स्ट्रगल पढ़ा है, बांग्लादेश में ये स्ट्रगल हमें देखने को मिला है, भूटान की गवर्नमेंट ने खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन किया, मालदीव की गवर्नमेंट ने खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन किया है गवर्नमेंट का। श्रीलंका में भी सिन्हालाज और तमिल से कॉन्फ्लिक्ट को कुछ हद तक साइडलाइन करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई है, विच मेक्स कि विलिंगनेस शो करता है नेशंस की किसके लिए, एक डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए पूरे के पूरे साउथ एशिया में, या फिर पर्टिकुलरली जो सार्क के मेंबर नेशंस हैं उनके बीच में। भूटान के अंदर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की सेटअप हुआ और मिलिट्री मल्टी पॉलिटिकल पार्टी का एक गवर्नमेंट चल रहा है वहाँ पर। डेमोक्रेसी के अंदर मल्टी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं। मालदीव्स के अंदर सल्तनत का जो डोमिनेंस था वो 1968 में विलिंगली खुद ख़त्म किया गया और उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया काम करने के लिए। और उस टाइम पीरियड से मालदीव्स डेमोक्रेटिकल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वहाँ पर काम कर रही है। पॉइंट नंबर 13 बेटा हमें ये एक्सप्लेन करता है दैट कि जो इस रीजन के लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो विलिंगली और बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के, या हम ये कहें कि उनको थोड़ा सा ये है कि हमें राइट्स मिल जाएंगे, पावर्स मिलेंगे, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर वर्क करने के लिए बाउंड हो जाएगी और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट है बार बार, वो सब चीज़ें शायद हमें फेस करने को ना मिले। तो एक डेमोक्रेसी के लिए एक पॉजिटिव होप रखते हैं और डेमोक्रेसी के जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसे भी सपोर्ट करते हैं या फिर उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रीजन में आएगा, रीजन की बात की जा रही है पूरे के पूरे साउथ एशिया की, तो वो उनके वेलफेयर के लिए या फिर उनके नियर फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स या अलग अलग ऑप्शंस को वो ओपन करेगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कि मिलिट्रिकल डोमिनेंस का क्या रीज़न है, डेमोक्रेसी क्यों इस्टेब्लिश नहीं हो पाती, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।